दर्शकों नमस्कार। चुनावी बेला है। वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव जल्दी ही आने वाला है। चुनाव की जो घोषणा है कब जैसे होती है, सभी लोगों को, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को इसका इंतजार है। और अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अर्की जो विधानसभा क्षेत्र रहा है वो हमेशा से ही हॉट सीट यहाँ पर रहा है। कड़े ही यहाँ इससे पहले मुकाबले हुए हैं। चुनावी तड़का 2022 हम दैनिक हिमाचल न्यूज के सोशल प्लेटफॉर्म पर हम एक विशेश कार्यक्रम इन चुनाव के दौरान लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और ऐसी शख्सियतों से हम आपको रूबरू करवाएंगे जो पहली बार कहीं ना कहीं चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हालांकि ये निर्धारित करता है कि पार्टी उन पर विश्वास जताती है या नहीं, वो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। फिलहाल हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं वो शायद किसी से ही छुपे होंगे। उनका मैं आपको परिचय करवाना चाहूंगा। परसराम ठाकुर है। समाज सेवा के क्षेत्र में पिछले 3-4 सालों से काफी सक्रिय रहे हैं। आपका दैनिक हिमाचल न्यूज में विशेष स्वागत है परसराम ठाकुर जी। सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं वो आपका परिचय जो है वो जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि चुनावी बेला है, मतदाता जो है वो बहुत जागरूक है। उनका जो भी कोई भी कैंडिडेट होता है वो पहले जो उनका बैकग्राउंड होता है या जो उनका अपनी स्थिति होती है उसके बारे में वो जरूर जो है वो जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से आपके लिए और की विधानसभा क्षेत्र की सभी जनता के लिए मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है और ये एक बेसिक क्वेश्चन है, चुनाव का समय है, माहौल गर्म है, हर एक किसी न किसी पार्टी से कोई ना कोई उम्मीदवार अपनी दावेदारी के लिए सशक्त दावेदारी के लिए जी अपना पक्ष पार्टी के सामने रखता है जी। और सर्वप्रथम मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन आप सभी के आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ जी। मेरा नाम परसराम ठाकुर और बेसिकली बिलोंग गांव ज्ञाना से हूँ जी। और डाखाना मांगू तहसील अर्की जिला सोलन हिमाचल प्रदेश का मैं स्थायी निवासी हूँ। और इससे पहले जो मेरा डिटेल बैकग्राउंड रहेगा उसको मैं डिटेल करता हूँ थोड़ा। मेरी जो प्रारंभिक प्राथमिक जो कि परीक्षा हुई है, एजुकेशन हुई है, वो आपके ये हमारा ज्ञाना प्राइमरी स्कूल से हुई है। और उसके बाद जो कि हमारे 10th तक जो एजुकेशन मेरी हुई वो गवर्नमेंट हाई स्कूल वो सीनियर सेकेंडरी हो गया मांगू से हुई है जी। और आफ्टर दैट जो मेरी +2 की जो एजुकेशन हुई है दानोकार स्कूल से हुई है। और आफ्टर दैट मेरा मैं जो ग्रेजुएट पास आउट हूँ 2003 से लेकर 6 का मेरा जो टेन्योर था पीजी कॉलेज सोलन से। और आफ्टर दैट कॉरेस्पॉन्डेंस MBA HR एंड फाइनेंस फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट महाराष्ट्र मुंबई। और उसके बाद 2007 में मैं जी अंबुजा में जी ज्वाइन हुआ जी। और अंबुजा में ज्वाइनिंग के बाद मेरा 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस अंबुजा के क्षेत्र में रहा है और की पोस्टों पे मैंने काम किया है। आपका HR हो गया, आपका PA2 यूनिट हेड्स हो गया, और ये सारी चीज़ें डिटेल में रही हैं। तो आज से 3 से 4 साल पहले एक बोलते हैं लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हर एक की लाइफ में आता है। सेम एज इट इज़ मेरी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट आया है। हमारे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, उस क्षेत्र में आज से 30 साल पहले एक इंडस्ट्री आई थी जो कि वर्ल्ड लेवल में एक नंबर 1 कैटेगरी में आती है और जिसका नाम है अंबुजा सीमेंट। और अंबुजा सीमेंट के बाद इसको होलसेल ने टेक ओवर किया। आफ्टर दैट इसको लाफार्ज होलसेल ने टेक ओवर किया और रिसेंटली आप सभी को जैसा कि पता ही है इसको अब अडानी ने टेक ओवर किया है। तो हमारा जो जीवन का संघर्ष रहा है और वो जो सारी चीज़ें रही है वो कनेक्टेड टू अंबुजा रही है। और इसी विषय के चलते हमारी जो 3 साल में कुछ एक टर्म ऐसी आ गई बीच में कि हमारे को अंबुजा से मुझे किक ऑफ करना पड़ा। उसका रीज़न बेसिक ये था कि जो पिछले 30 साल से जो लोगों की डिमांड्स थी जो नहीं पूरी हो पा रही थी किसी कारणवश या किसी भी व्यक्ति विशेष के वजह से नहीं हो पा रही थी, तो उसमें भी मैंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और पिछले 4 साल से हमारा ये संघर्ष की क्षेत्र में रहा है। आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, आपका SDM अच्छी साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट उपायुक्त सोलन है, और आपके हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हैं, तो जितने भी हमारे डेलीगेशंस हैं हमारे एरिया से
क्षेत्र एरिया से जितने भी 10 से 12 पंचायतें जो कनेक्टेड इसमें आती थी, सभी के लिए हमने 4 साल कंटिन्यूटी में हमने ये संघर्ष को लड़ा है और एक ऐतिहासिक तरीके से हमने इसको जीता है और लोगों को 10 से 12 पंचायतों को इसका बेनिफिट रिसेंटली अभी मई महीने में मिला है। तो अपनी जो छवि रही है ये एक एज ए समाज सेवी बोल सकते हैं आप, निस्वार्थ भाव से पब्लिक के लिए बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। जब भी जो भी पब्लिक के हित की बात हो, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के उसको समक्ष रखते हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो सरकार हो। और इसी सरकार के माध्यम से जो रिसेंटली हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की रिसेंटली सरकार है, उनके आशीर्वाद से, उनके डायरेक्शन से, और रिसेंटली अभी हमारी जो सोसाइटी जो है मायनीगिरी के नाम से मैं फ्रेम किया था उसको रन जी। परशुराम जी, सवालों का सिलसिला शुरू करें। सबसे पहले मेरी दर्शकों से आग्रह रहेगा कि ये लाइव स्ट्रीम जो है वो आप शेयर कर दें और परशुराम जी से जो भी कोई सवाल है वो आप इस लाइव डिस्कशन में पूछ सकते हैं और जो वाजिब सवाल होंगे वो जरूर हम जो है इनके समक्ष रखेंगे। समाज सेवा क्षेत्र से आप जुड़े हैं, इसकी आप बात करते हैं, सही है। हमने देखा भी है कि आप काफी सक्रिय रहे हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, लेकिन ऐसी क्या स्थिति जो आई, आपने भाजपा से जो है टिकट के लिए इस बार जो है वो अर्की विधानसभा क्षेत्र से आवेदन किया है। भाजपा की आपको ऐसी क्या खासियत लगी? आप कांग्रेस से भी आवेदन कर सकते थे, आखिर भाजपा से ही क्यों टिकट के लिए आपने जो है वो आवेदन किया, वो हम जरूर जानना चाहेंगे। बहुत ही सही क्वेश्चन आपने किया है। तो जैसा कि मेरा जो बैकग्राउंड पिछले 4 साल से रहा है जी, वो लोगों के हित के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करना है जी। निस्वार्थ भाव से सेवा करना और लोगों के हित के लिए सेवा करना, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको मैं थोड़ा डिटेल करता हूँ। अगर आप लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं वो आपका एक डिफरेंट इश्यू है जी। निस्वार्थ भाव आपका वहां से आता है कि आपने लोगों की सेवा के लिए आपने खुद को कितना बलिदान दिया। जी। 2 चीजें हैं आपके सामने। आप अपने व्यक्तिगत तरीके से क्या हेल्प किसकी कर रहे हैं और किसी के बिहाफ पे आप किसकी क्या हेल्प कर रहे हैं। जी। ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है। आज के समय में आप देखते हैं, हम लोग सभी देखते हैं, जो आपका राजनीति स्तर है वो इतना निम्न स्तर हो चुका है कि वो विजन और मिशन के विदाउट होके वो व्यक्ति विशेष पे जा चुका है जी। जो कि सेम चीज हमने अपने हेजिटेशन में, इसमें जो हमारा 3 साल का जो संघर्ष था, इसमें हमने देखा है कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हमने एक इशू उठाया था 3 साल से कंटिन्यूटी में। तो उस सेक्टर में भी यही चीज थी, व्यक्ति विशेष के अकॉर्डिंग वो चीज बिल्कुल पैक हो चुकी थी। और हमारा मोटो ये था कि जो भी आप काम करें वो न्यूट्रल और पब्लिक फॉर ऑल और इक्वल फॉर ऑल हो। इस मुद्दे से हमने इसको उठाया और हमने लोगों को रोजगार भी दिलाया। आज हमारे दालाघाट क्षेत्र में एक बहुत अच्छा मैसेज भी गया है और सबसे बड़ा मैसेज ये गया है कि अगर आप समाज में निस्वार्थ भाव से अगर आप करना चाहें, अप एंड डाउन आपको आते रहे, लेकिन आपकी नीयत और नीति अगर अच्छी है तो मुझे नहीं लगता कोई जीवन में हार खाएगा। नियत और नीति की आप बात कर रहे हैं। अर्की विधानसभा क्षेत्र में 2 बड़े उद्योग सीमेंट है, आप उससे काफी वाकई जो है वो काफी ज्यादा रूबरू है उससे, क्योंकि अंबुजा में भी आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान परिवेश में अगर हम देखें, रोजगार का एक अर्की क्षेत्र के लिए बड़ा मुद्दा रहता है। लोगों की ये शिकायत रहती है, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता रहा हो, सिर्फ चुनाव के दौरान ही चुनावी जुमले वहां पर किए जाते हैं, लेकिन असल अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो रोजगार एक बड़ा इशू बन के आता है। खासकर जब हम लोगों के बीच इस चुनावी दौर में जा रहे थे तो उनका ये कहना था कि जो अधिकतर अगर कोई उद्योग आपका जिस विधानसभा क्षेत्र में लगता है, एक रेशो वहां पर रोजगार के लिए बनी होती है। वो चाहे आप 20 या 80 की बात कर लो, लोकल जो होता है वो 80% वहां पर रोजगार, लेकिन ऐसा जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं युवा जो है उससे काफी नाराज दिखता हुआ नजर रहा जो है वो पीछे जो इलेक्शन हुए उसमें भी। तो ये आप इस समस्या को हम कह सकते हैं कि गहन समस्या है रोजगार को लेकर, किस तरीके से आप जो है वो देखते हैं? सबसे पहले बहुत ही आपने सुपर क्वेश्चन किया है और जो कि डिमांडेड क्वेश्चन भी है। हमारे अर्की क्षेत्र में जी एजुकेशन की रेशो बहुत अच्छी है जी, लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि हमारे क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है जी
वो किस लेवल में हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं उनको किस लेवल में सरकार तक पहुंचा है। ये बहुत बेसिक चीज है। और उन मुद्दों को उठाने के लिए उन बेसिक मुद्दों की कहां तक जमीनी स्तर पे उस आदमी की पकड़ है, इस चीज के लिए बहुत ही एक लॉजिकल पॉइंट है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में 2 सीमेंट इंडस्ट्री आती है जिससे आपका हिमाचल सरकार के लिए भी बहुत बिल्कुल, ज्यादा क्योंकि, रेवेन्यू जनरेट होता है और काफी एजुकेटेड हमारा जो यूथ है वो यूथ है। अर्की क्षेत्र का है। और हम कह सकते हैं कि छोटी पोस्ट से लेकर बड़ी पोस्ट तक हमारे बच्चे यहाँ से निकले हैं, पर कहीं ना कहीं इन उद्योगों में जो है वो लोकल जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं वो कम दिखते हैं। जी जी, तो उसको मैं थोड़ा सा डिटेल करूंगा। हमारे नियरेस्ट जो कि अंबुजा सीमेंट दबाघाट है जी, 1650 उसमें एग्जिस्टिंग में एम्प्लॉय है जी, जिसमें से बेस्ड ऑन लैंड एंड लोकल इन्फेक्टेड एरिया से जी, हार्डली 160 टू 170 लोग। जी, रेस्ट ऑफ जो दूसरे आदमी हैं आपके वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ स्टेट्स और विदाउट हमारे जो लोकल एरिया के जितने भी एजुकेटेड लोग हैं उनको छोड़ के हैं। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 30 साल से आज तक हमारे क्षेत्र के कितने लोकल युवाओं को रोजगार मिला है। आप आए दिन देखेंगे, अगर आप उस क्षेत्र में विजिट भी करेंगे, मैक्सिमम हमारे वहाँ पे बीटेक टेक्निकल होल्डर जितने भी है वहाँ पे बिल्कुल टोटली फ्री है। जबकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उसमें है उनकी क्षेत्रवाद की बनती है। लेकिन क्या है, वो सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपके क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है क्या उसकी पकड़ उस जमीनी स्तर पे है, नहीं। सेम क्वेश्चन हमने इसी तरह से भी मुख्य सचिव सर को भी और जयराम सर को भी हमने दिया था कि सीएसआर की एक्टिविटी होती है, आपकी इंडस्ट्री जितने भी रहती है उसका जो नेट प्रॉफिट होता है आफ्टर टैक्स उसका 3% आपका सीएसआर रहता है, जो कि आपको लोकल कम्युनिटी में उसको आपने लगाना होता है। तो सीएसआर की एक्टिविटी में आपकी जितने भी आपकी डेवलपमेंट होती है वो सारी कवर्ड होती है। जबकि हमने इस लेवल में उठाया है एजुकेशन हमारा, आपको पता ही होगा सभी क्षेत्र में कि सभी लोगों को कि क्षेत्र में 10 दिन अंबुजा सीमेंट हमारी स्ट्राइक रही। जो उसमें हमारी स्ट्राइक रही तो उसमें सारे ये पॉइंट्स थे। हम 22 बिंदुओं का हमने जो सरकार के लिए भी ज्ञापन सौंपा है, जिसमें से सीएसआर का एक मेन पॉइंट था, हमारे वीडियो कार्यालय का ये भी एक मेन पॉइंट था, और दूसरे जो 1992 में जो एग्रीमेंट्स हुए थे तो वो भी सारे हमारे मेजर इशू थे उसमें पॉइंट थे, जिसमें से हमारे 2 पॉइंट अभी शॉर्ट आउट हो चुके हैं, जो कि माननीय जो हमारी सरकार एग्जिस्टिंग में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में ये 2 हमारे इशू रिजॉल्व हुए हैं। सीएसआर एक्टिविटी में क्या रहता है, डीएमएफटी एक फंड है, वो उसके चेयरमैन जो हमारे उपायुक्त सोलन है डिस्ट्रिक्ट लेवल, और पिछले 4 साल से जब हमने इस इशू को उठाया है तो 4 साल में आपने देखा ही होगा कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री काफी लंबे समय के बाद 2 से ढाई मतलब हर पंचायत में वो अलॉटमेंट हुई है रिसेंटली। तो उसका मेन रीजन क्या था, मेन रीजन ये था कि जो बेसिक लोग वहां के एरिया है अगर उन्हीं को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, और वो क्या हो रहा था, वो डीएमएफटी फंड आपके अदर एरियाज में लग रहा है बाई पॉलिटिकली बाई स्पेसिफिक पर्सन जी, तो वो अब लगना शुरू हुआ है जी। तो कुछ क्षेत्र के हमारे लोग ऐसे थे जिनको स्पेसिफिक इस पॉइंट पे नॉलेज नहीं थी, जबकि हमने इसको हाईलाइट किया और इस लेवल में हाईलाइट किया। अब हमारा सेकंड इशू चल रहा है कि जो 70 से 80% का हमारा इसमें हिमाचल सरकार की भी नोटिफिकेशन है कि जो आपके स्थानीय रोजगार जो क्षेत्र में जो उद्योग लगे उसमें स्थानीय को रोजगार फर्स्ट प्रायोरिटी पे दिए जाए, लेकिन ये चीजें नहीं है। अब आप समझ लीजिए पिछले 30 साल से लेकर टिल डेट तक आज तक भी हमारे क्षेत्र में इतनी एजुकेशन होने के बावजूद भी हमारे को हमारे गांव से रिलेटेड या कंसर्न पीपल जो भी रिलेटेड है उनको अच्छी बीटेक अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद भी दिल्ली या बॉम्बे में जाके जॉब करनी पड़ रही है, जबकि एमएनसी हमारे घर में है। और उस एमएनसी में हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि अगर हम चाहे दोनों इंडस्ट्री में पूरा अर्की क्षेत्र के जितने भी एजुकेटेड पीपल है वो वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, जो कि हमारा बेसिक चीज है। लेकिन ये चीज कौन करेगा, अगर आपके पास यूथ है, अगर कोई एक बीटेक होल्डर है तो उसकी दर्द कौन समझेगा, तो ऑटोमेटिक बीटेक होगा जी, फैक्ट है ये चीज। अगर कोई एजुकेटेड आपकी एक लेयर बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रही है और उसको अगर हैंडल करना है तो उसके लिए भी तो आदमी तो उस लेवल का ही चाहिए। वो ये सारी चीजें हैं कि आप प्रेजेंट किस तरह से किस चीज को करते हैं जी। विजन की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए हालांकि अभी भाजपा ने कोई टिकट फाइनल नहीं किया है और
शेष जो हमारा उच्च नेतृत्व है भाजपा का, वो उन्होंने आज भी क्लियर किया है। माननीय हमारे जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुनील कश्यप ने आज सोलन में ये बात क्लियर कही है कि आचार संहिता के बाद जो है वो भाजपा जो है अपने प्रत्याशियों का वो फाइनल करेगी, जो है वो घोषित करेगी। मान लीजिए यदि आपको भाजपा आपके ऊपर विश्वास जता देती है, आपको अर्की विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की ओर से टिकट मिल जाता है, आप किस विजन को लेकर जो है आप लोगों के बीच पहुंचेंगे? ऐसी कौन सी सरकार की अच्छी नीतियां हैं उनको लेकर जो है आप वोट मांगने लोगों के बीच जाएंगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। अगर ये बात होती है जी, तो सबसे जो बेसिक चीज हमारे क्षेत्र की है वो है अनएम्प्लॉयमेंट जी, जो कि लोगों के लिए जो एक बेसिक नीड है, एक बेसिक प्रिंसिपल है। जब तक आप खुद डेवलप नहीं होगे आप दूसरे को डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। और रोजगार दिलाने के लिए हमारे को ऐसी कौन सी बेस्ट पॉलिसीज है जिसको लाना है, सरकार के सामने रखना है और उस पर अप्लाई करना है और उसको रेक्टिफाई करना है। ये चीज बेसिक चीज है। जो हमारा जो मेन मुद्दा है वो है एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद जो बात आएगी आपकी वो है आपकी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आपकी जमीनी स्तर पे, क्योंकि आज का क्या है 14वां वित्त आयोग है जी। 14वां वित्त आयोग से पंचायत लेवल में आपको डायरेक्ट फंडिंग होती है जी। आपको जो भी डेवलपमेंट करवानी है, अब वो समय चला गया। अब सरकार के माध्यम से अब डायरेक्ट फंडिंग आपको 14वां वित्त आयोग से मिलती है। अगर आपको कोई भी कार्य अपनी पंचायत लेवल में करवाना है, कुछ भी आपको करवाना है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट उसके माध्यम से पैसा लेके आप डेवलपमेंट करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं। आपका स्किल इंडिया है, और सबसे जो मेजर चीजें हैं आपकी, हमारे को जब तक हमारा गांव सशक्त नहीं होगा, गांव एजुकेट नहीं होगा, गांव स्वावलंबी नहीं होगा, तब तक आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी। ये फैक्ट, ये चीज रहती है। तो उस चीज के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से भी, जैसे हमारे को जमीनी स्तर पे वो जो रोजगार है, भारत सरकार की स्कीम्स हैं, आपकी जो दूसरी चीजें हैं, जब तक आप उस चीज को अवेयर नहीं करवाएंगे, आप अवेयर उस चीज को तब करवाएंगे अगर आप खुद अवेयर है जी जी। ये जब तक आप ये चीजें नहीं कर पाते तो आपका एरिया, क्षेत्र की दूसरी चीजें आपकी डेवलप नहीं हो पाएगी जी 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 जी। एजुकेशन की हम बात कर लें। एजुकेशन अर्की विधानसभा क्षेत्र लगभग 1 लाख वोटर से ज्यादा इस बार हो सकता है, जो अभी चुनाव आयोग के जो मतदाताओं के आंकड़े आएंगे, हालांकि उसी में ही ये क्लियर होगा। बड़े बड़े संस्थान की एजुकेशन की अगर हम बात कर ले, वो कॉलेज आज तक नहीं कहीं जो है वो अर्की विधानसभा क्षेत्र में हम देख सकते हैं। क्या इस तरफ भी आपका कोई रुझान रहेगा? बहुत अच्छी आपने दिल की बात जी। सबसे पहले तो हमारे अर्की क्षेत्र में जी एक टेक्निकल एजुकेशन और इंजीनियरिंग बेसिक कॉलेज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और ये आवश्यकता आज से नहीं है, ये आवश्यकता हमारे सामने पिछले 30 साल से जी जी जी। तो आज से जितने भी लोग आज से पहले भी जी प्रतिनिधित्व कर रहे थे जी, ये विषय भी उन्हीं का था जी जी जी, सोच भी उन्हीं की थी और जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी, लेकिन आज तक ये चीज पेंडिंग है जी जी। क्योंकि हमारे अर्की कंस्टिट्यूंसी में, अर्की तहसील में 2 बहुत बड़ी इंडस्ट्रियां हैं जो कि एमएनसी लेवल में। एजेंसी की आप बात कर रहे हैं, हमारे एक व्यूअर्स यही क्वेश्चन, इसी के ऊपर मैं आप क्वेश्चन देना चाहूंगा। पूछ रहे हैं, लोकल बच्चों को हिमाचल प्रदेश के बाहर अपनी जो है जॉब के लिए जाना पड़ता है, यहाँ पर हमारे लिए जॉब नहीं दिया जाता है, कंपनी क्लिनिक बाहर भेजा जा रहा है, सीमेंट कम बनाया जा रहा है और दाम भी जो है हिमाचल के लोगों को जो है ज्यादा। इससे पहले भी हमने सीमेंट के दामों को लेके जो है दैनिक हिमाचल न्यूज से जो हमने ये प्रश्न जो थे वो उठाए थे, जो पिछले उपचुनाव हुए थे, कि ये हमेशा लोगों की शिकायत रोजगार को लेके, और जो यहाँ का सीमेंट यहीं के लिए महंगा यहाँ के लोगों के लिए मिलता है और इसकी दिक्कत जो है वो हमेशा से रही है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा, बहुत सुपर क्वेश्चन किया है व्यूअर ने, तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं इसको डिटेल भी करता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है हमारे पूरे अर्की क्षेत्र का जी। और इस पे हमने 2 मई 2022 को जी हमने जो हमारा 22 सूत्रीय बिंदुओं पे हमने जो अपना ज्ञापन सरकार के लिए भेजा है जी जी, उस पे भी हमने इस पॉइंट को रेज किया है जी। और मैं आपको थोड़ा डिटेल करना चाहूंगा। ये हमारा बागल विकास परिषद जो हमारी एनजीओ है जी, जिसके माध्यम से हम लोगों के बीच में है, उसमें पॉइंट नंबर 5 पे हमने इसको डिटेल किया है जी। उसमें हमने डिटेल ये किया है
कि एक्चुअल कॉस्ट जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है जी उस पे ही लोकल क्षेत्र में जो इसको सीमेंट को बेचा जाए। जी अब एक्चुअल कॉस्ट में थोड़ा डिटेल करूंगा मैं, हमने इसमें काम भी किया है, शायद बाकी लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, मैं थोड़ा डिटेल कर देता हूँ। हमारे क्षेत्र में जो माइनिंग अंबुजा ने ली है जी वर्ल्ड लेवल में सबसे हाईएस्ट जी, माइनिंग। हाईएस्ट माइनिंग दैट मींस कि आपका जो हमारी ग्रेडिंग रहती है लैंडस्टोन, जी जी ये जो लैंडस्टोन की ग्रेडिंग है इसमें वर्ल्ड की एक टीम आई थी, तो उन्होंने टेस्टिंग की थी, तो इसकी जो ग्रेडिंग इतनी हाई लेवल की ग्रेडिंग है और कॉस्ट वाइज सबसे कॉस्ट इफेक्टेड है एज पर अंबुजा। जी जी अब आदमियों के हिसाब से तो पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या है कि उनके हिसाब से इतना हाई ग्रेड लाइमस्टोन इनको मिल गया कि इसके बीच में एडिटिव अगर आप एज ए सिंपल मिट्टी भी यूज करेंगे तो भी स्ट्रेंथ इसकी अच्छी रहेगी। और जो इसकी एक्चुअल में कॉस्ट है जी वो 150 से 200 रुपए प्रति बैग जी इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बैठती है। जी लेकिन फिर इस विषय में हमने जब इनसे काफी बात की, ये इस बात पे एग्री नहीं हुए, हमने सरकार को ज्ञापन भी इस विषय में सौंपा है कि जिस क्षेत्र में इंडस्ट्री लगी है और जिस क्षेत्र में इंडस्ट्री लगी है तो उस क्षेत्र वासियों को, प्रभावितों को, लैंड यूजरों को जो एक्चुअल कॉस्ट उसकी सीमेंट की बैटरी है आप उसको मुहैया करवाएं। ये हमने ज्ञापन सौंपा है और अंबुजा से भी हमने बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज खलती है कि जो आपका प्रतिनिधित्व पब्लिक का कर रहा है उसका जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, तो कहीं ना कहीं उस लेवल पे हम लोग नहीं थे, तो शायद उस चीज को वेटेज नहीं दिया गया, जबकि हमने आज भी ये पॉइंट रेज करके। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हम एजुकेशन की दृष्टि से देखें बच्चों को बाहर जाने के बजाय अगर यहाँ पर कोई टेक्निकल बड़ा इंस्टीट्यूट हो, क्योंकि इसकी कमी जो है अररिया विधानसभा क्षेत्र में अभी काफी जो है वो खल रही है, तो ये भी पहले कई बार मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन वही बात आ गई कि चुनावी माहौल है और जिसको हम कहते हैं लोक लुभावने ये वादे हैं, लेकिन बाद में जो है वो भूल जाते हैं। तो क्या इस इंस्टीट्यूट को आप शिक्षा के बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से जो है वो आप उठाएंगे, यहाँ के जो है बच्चों की समस्या को समझेंगे और आगे तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। हम यही चीज बता रहे थे, अभी भी हमने डिटेल किया पीछे कि हमारे क्षेत्र में 2 इंडस्ट्री पिछले 30 साल से काम कर रही है। राइट सर जी। तो उस इंडस्ट्री के लिए जिस प्रकार की एजुकेशन की हमारे को आवश्यकता है जी, तो उससे रिलेटेड जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, पॉलिटेक हो गए, तो ये तो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है जी। हो क्या रहा है, हमारे मैक्सिमम लोग इंडस्ट्री को देख के अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर के क्षेत्रों में जा रहे हैं जी, और वहां पे आज की डेट में नॉर्मल सा 8 से 10 लाख रुपया एक बीटेक और एमटेक के लिए लग रहा है, सिंपल सी बात है जी। अगर वही चीज अगर हमारे क्षेत्र में होती तो हार्डली 50% पैसे में उनकी वो डिग्री कंप्लीट हो जाती जी। लेकिन आफ्टर दैट अगर वो अप्लाई करते हैं तो इंडस्ट्रियों का रिप्लाई रहता है, अगर किसी को नॉलेज नहीं है मैं आपके माध्यम से बता दें, वहां रिप्लाई ये होता है अगर आप रिज्यूम जमा करवाने जाएंगे कि हम तो कैंपस इंटरव्यू के थ्रू अपने बच्चों को रोजगार देते हैं जी, मतलब एम्प्लॉयमेंट देते हैं जी। तो कैंपस इंटरव्यू का मीनिंग भी समझ ले, कैंपस इंटरव्यू का मीनिंग हो गया कि आपको अप्लाई करना होगा हेड ऑफिस मुंबई में, ठीक है सर। मुंबई में हेड ऑफिस में आप अप्लाई करेंगे, वो एक सेंट्रलाइज डेट दे देंगे जीटी और डीटीज के लिए, सेंट्रलाइज डेट देंगे वो कि भारत के किस कोने में होगी, हमारा जो लोकल आदमी है वो वहां नहीं अफोर्ड कर पाता, नहीं वो जा पाता, वो चीज वो नहीं हो पाती, और वो पेपरों में ही डिग्री और रिज्यूम वो पेपरों में ही रह जाते हैं। आदमी फ्रस्ट्रेट होके या तो साइड बाई कोई बिजनेस चला रहा है या साइड बाई कोई दूसरी चीज चला रहा है। अगर आप सर्वे भी करेंगे हमारे अर्की क्षेत्र में, जैसे आपका हिमाचल में नंबर 1 में हमीरपुर है, हमीरपुर के बाद हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट आता है एजुकेशन में, और सोलन के बाद हमारा अर्की क्षेत्र है जी, जहां पे एजुकेशन रेशो हमारी ज्यादा है, शायद लोगों को ये चीज पता नहीं होगी, लेकिन अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद ही हमारे क्षेत्र में जो रोजगार के जो साधन है वो नहीं हो पा रहे जितने, इसी लोग आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ स्टेशन जो है प्लान कर रहे हैं। जो कि महंगाई को लेकर एक प्रश्न आ रहा है, काफी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और सच में अगर हम कहा जाए तो जो है लोग महंगाई से काफी परेशान है। महंगाई के मुद्दे पर आप अगर यदि लोगों के बीच जाते हैं तो कैसे उनको जो है आप सेटिस्फाइड करें? बिल्कुल, बहुत सही बात है। देखिए यदि हम देखें सिलेंडर के दाम 1150 के आसपास है, आप तेल का देख लो, पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, तो ये एक बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं जहां कहीं ना कहीं इन पर जो है वो बात नहीं होती शायद, लेकिन लोगों की ये रहती है अगर आपको डेली जो नीड्स की वस्तुएं हैं वही महंगी मिलेगी, खाद्य वस्तुएं ही महंगी मिलेगी,
तो जीवन यापन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले देखो, महंगाई तो एक बर्निंग इशू पब्लिक का जी। रहा है, रहेगा, फ्यूचर जी। में भी रहेगा। जी। जो कि इस बार इसका जो मेन जो मुख्य कारण हमारा जो है पैंडेमिक रहा है जी। कोविड-19 जो महामारी, वैश्विक महामारी हमारे पूरे विश्व में जो आई है, इसका इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा है कि इस चीज को सबसे पहले तो हमारे पास ये स्टेज आ गई थी जैसे कोविड-19 था जी। कि सबसे पहले सारी चीजें छोड़ के आदमी की जान कैसे बचाए। जी। और उस जान को बचाने के लिए आप सभी को पता है कोविड के लिए कितने बजट भारत सरकार से, उसके बाद हिमाचल सरकार से निम्न स्तर पे जो सारी चीजें हुई, तो इस कहीं ना कहीं इसका भी एक फैक्ट रहता है और वो रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। कांग्रेस के भी यहाँ से प्रत्याशी जीत के विधानसभा पहुंचे हैं, भाजपा के भी प्रत्याशी विधानसभा जो है वो जीत के पहुंचे हैं, लेकिन अर्की क्षेत्र में आप खेल से जुड़े हुए एक जो है बड़े अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं और खेल क्षेत्र से काफी लंबे समय से जुड़े हैं। खेलो इंडिया अभियान बहुत एक अच्छा अभियान जो है वो सरकार ने चलाया है और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकल रहे हैं। अभी चाहे आप ओलंपिक्स की बात कर लो, काफी हिमाचल का वर्चस्व रहा है और उसमें हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं तो जो हमारे खेल मंत्री है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जिनका बड़ा योगदान रहा है उस यूथ को ऊपर पहुंचाने के लिए। लेकिन हर पंचायत स्तर की बात होती थी खेल मैदान से जोड़ने के लिए, क्योंकि जो यूथ है वो कहीं ना कहीं नशे की ओर बढ़ता जा रहा। तो एक बहुत अच्छा एक जो मूवमेंट लेके आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट खेलो इंडिया अभियान, ताकि हर एक पंचायत स्तर से बच्चे को टैलेंट निकाला जाए, उन्हें आगे भेजा जाए। पर उनको आगे भेजने के लिए हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं खेल मैदानों की सख्त जरूरत रहती है। लेकिन अर्की विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई बड़े लेवल का, हम कह सकते हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का मैदान नहीं देखा गया। हालांकि यहाँ पर स्पेसिस है, उस और किसी का जो है वो ध्यान नहीं गया है ताकि प्रतिभाएं निकलें और अपना टैलेंट दिखाएं, हिमाचल का नाम जो है और अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा करें। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जैसा कि खेल से खेलो इंडिया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम भारत सरकार की तरफ से लॉन्च हुआ है। लेकिन अब घुमा फिरा के बात वहीं पे आ जाती है जी। डिपेंड करता है आपका प्रतिनिधित्व कैसा है जी। क्या वो इस विषय में सजग है जी, क्या वो यूथ को लेके सीरियस है जी। इसी चीज को चलते हमारी जो राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो पार्टी है जी, भारतीय जनता पार्टी जी, सबका साथ जी, सबका विश्वास जी, और थर्ड पॉइंट आप बता दीजिए। चलो, सबका विकास, सबका जो हम कहते हैं उससे आगे बढ़े। जो हमारे 3 पॉइंट्स है जी, उन 3 पॉइंटों के बेस पे जब हम साथ चलेंगे तो ये चीजें संभव होगी जी। एक हमारे साथ और जो है हमारे दर्शक जुड़े हैं, थोड़ा सा ये गंभीर सा एक प्रश्न है। इनका कहना है कि दाड़लाघाट में 5 वर्ष से जो है सामुदायिक स्वास्थ्य जो वहां पर भवन, हालांकि उसकी नोटिफिकेशन हो चुकी है, अब आप सिर्फ डॉक्टरों का इंतजार है। लेकिन ये दर्शक पूछ रहे हैं कि आपने जो है वो आप पब्लिक के बीच तो कम दिखे, लेकिन आपने जो है इसकी आवाज कब उठाई, कृपया ये जरूर बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। इस विषय में जो दालाघाट क्षेत्र से अगर बात कर रहे हैं कि पब्लिक के बीच में कम दिखे, तो शायद मुझे लगता है कि ये तो क्वेश्चन कुछ अटपटा सा लगता है, क्योंकि जो हम पिछले 4 साल से जी अपना कैरियर दांव पे लगा के पब्लिक के बीच में डेली न्यूज में, डेली पेपर्स में, और इतना बड़ा संघर्ष एमएनसी के लिए हमने 15 से बंद रखा, और उसके बावजूद अगर कोई कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि शायद थोड़े से या तो ये न्यूज़पेपर से दूर रहे या इन्होंने चैनल, क्योंकि ये तो हम भी कह सकते हैं कि इस विषय में आपने आवाज उठाई थी। चलो, इनका वाजिब क्वेश्चन है और बनता भी है, क्योंकि जो स्वास्थ्य की अगर हम दृष्टि से देखें, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने जो है नोटिफिकेशन बकायदा कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और अभी तक वहां वो बहुत बड़ा बर्निंग इश्यूज है कि दाड़लाघाट आपका इतने एनएच में है जहां से 6 जिलों को कनेक्ट करता है। आए दिन जो है वहां पर सड़क हादसे होते रहते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि यदि कोई कैजुअलिटी उस रोड में हो जाती है तो जो सीरियस केसेज होते हैं वो शिमला भेजने पड़ते हैं। ये बहुत ही जरूरी है और इसके लिए जो है हम भी सरकार से ये करें कि जल्दी जो है वहां पर डॉक्टर बिठाए जाए। और आप किस तरह से जो है आगे वो काम करेंगे इस विषय पर? देखिए, जैसा कि सज्जन जो भी है रिस्पेक्टफुल है, जो भी इस बात को उठा रहे हैं जी, बात जेन्युइन है जी। अगर आप किसी क्षेत्र में, सबसे पहली बात, ग्रुपरिज्म को जब तक आप नहीं छोड़ते उस क्षेत्र का विकास नहीं होता जी।
एक तरफ से आदमी डेवलपमेंट में लगा है जी दूसरी तरफ से उसके अपोजिशन में काम हो रहा है जी जिस रिदम में आपका काम होना था यहाँ पे फेवरेटिज्म के चक्कर में पब्लिक पीस रही है जी अगर कोई काम अच्छा हो रहा है जी तो ऐसा ना हो ये काम अच्छा हो जाए क्रेडिट लेके चला जाए जी जी उसके अपोजिशन में पैरेलल ऑब्वियसली अर्की में स्पेशली जी आपको पता होगा अर्की कंस्टिट्यूंसी एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जी कि पूरे भारत में हर कंस्टिट्यूंसी में टिकट डिसाइड हो जाता है जी लेकिन अर्की सबसे लास्ट में जाती है उसका रीजन क्या है जी रीजन मैं बताता हूँ उसका रीजन ये है कि ग्रुप रीजन जी जब तक आप ग्रुप को छोड़ के एक न्यूट्रल भाव से सामने नहीं आए हम अगर एक सूत्र से यदि काम से किया जाए अगर इसमें जो हम कांग्रेस या बीजेपी को छोड़कर अगर इकट्ठे होकर काम करें गवर्नमेंट की बात जहां बात आपकी डेवलपमेंट की आती है जहां बात आपकी नोटिफिकेशंस की आती है सरकार की तरफ से आती है वहां हमारे को एकजुट होके उस डेवलपमेंट के लिए आगे हाथ बढ़ाना जी 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 परशुराम जी प्रश्न तो बहुत है लेकिन समय हो रहा है हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं आपने भाजपा की तरफ से जो है वो अर्की विधानसभा क्षेत्र से आवेदन किया है ईश्वर से कामना करें कि आपके ऊपर विश्वास जताए आप एक विजन के साथ लोगों के बीच जाए उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी हो आपने विशेष बातचीत के लिए आप आज जो है वो बहुमूल्य समय निकाला है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चुनावी तड़का आप देख रहे थे परशुराम ठाकुर जी के साथ जल्द ही एक नए विषय के साथ एक नए मेहमान के साथ हम जल्द हाजिर होंगे तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे नमस्कार शुभ रात्रि।